हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले वाली क्लास में आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं और उसमें आपको बताया गया है कि कैसे दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए अलग से दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, जिसके लिए क्या होता है a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, दो नंबरों का एचसीएफ निकालना फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। और उसको समझते हैं और धीरे धीरे हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग टाइप का है, हटके है, और इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट मैं पहले से लिख दिया हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है। और इसमें पहले कह रहा है कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा टू ए एंड बी। ध्यान से देखिएगा, एक है ए और एक है बी। ये दोनों के दोनों क्या हैं, दो नंबर्स हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर हैं। इनके बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे आप, और अप्लाई करने पर टू नंबर ऑब्टेन टू नंबर Q1 एंड R1, ठीक है ना। क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे दो नंबर Q1 और R1 किस तरह से, a इक्वल टू p Q1 प्लस R1। वही वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस R। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको Q1 से, जो रिमाइंडर है R1 से हम डिनोट किए हैं, क्योंकि कई स्टेप में ये प्रोसेस जाने वाला है, तो हर स्टेप में नेमिंग अलग होगी क्वेश्चन की और रिमाइंडर की। इसलिए यहाँ पर भी हमने जो नाम लिखा है वो Q1 क्वेश्चन का, और जो रिमाइंडर है R1। बताया गया है लेमा में कि जो R1 होता है, रिमाइंडर होता है, उसकी वैल्यू जो डिवाइजर B है उससे स्ट्रिक्टली लेस होता है और 0 के इक्वल होता है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ए और बी के लिए दो नंबर एग्जिस्ट कर गए, यूनिक नंबर Q1 और R1, जो इसको फॉलो करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप इसको देख चुके हैं। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि यदि आप ये फाइंड आउट करते हो दो नंबरों के लिए, और यदि रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाता है, ऐसा भी होगा कि दो नंबर ऐसे लेंगे कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है कि इफ R1 इक्वल टू 0 B इज द एचसीएफ ऑफ A एंड B। उस कंडीशन में जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने A को लिया 20 और B को लिया क्या 5, या तो यहाँ पर अप्लाई करोगे तो A इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इक्वल टू 5 इंटू 4। ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका Q। मतलब भाई पहले स्टेप में था तो Q1 R1, क्योंकि कई स्टेप में है इसलिए Q और R नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। यदि एक ही स्टेप रहता है तो यहाँ बी क्यू प्लस आर हम लिख देते, लेकिन पहला स्टेप था इसलिए पहले स्टेप में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या कहलाएगा, Q1, और जो रिमाइंडर आएगा वो R1 कहलाएगा। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 को हम 5 इंटू 4, मतलब 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन टोटली 4 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0। तो बताया गया है यदि किसी भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस स्टेप का डिवाइजर जो होगा वही इन दोनों का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पर 20 और 5 का एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 20 कामा 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि a इक्वल टू बी क्यू वन प्लस R1। यदि a को b से डिवाइड किया जाए, क्वेश्चन जो आया प्लस रिमाइंडर, यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस स्टेप का जो Q1 होगा, सॉरी B होगा, जो डिवाइडर होगा वही एचसीएफ हो जाएगा a और b का। क्लियर। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने a और b को क्या लिया, a को 20 b को 5 लिया, जैसे ही क्या किया हमने 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार लिखेंगे इसको तो 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस आर हो जाएगा, क्वेश्चन 4 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो डिवाइडर होगा वही क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा नंबर लेते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 3 ले लिया, और जब आप
लेमा अप्लाई करेंगे 20 और 3 में, तो क्या हो जाएगा 3 6 टाइम जाएगा 2 रिमाइंडर। यहाँ पर देखो ये ए, ये बी और ये क्यू और ये आर। ठीक है, अब जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में, जबकि R1 इस स्टेप में जो R1 आया है रिमाइंडर पहले स्टेप में वो 0 नहीं होता है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू बी एंड R1। इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए पहला स्टेप हो गया, पहले स्टेप में क्वोशेंट Q1 और रिमाइंडर R1 आ गया, R1 यहाँ मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हो गया, तब R1 में और B में ध्यान से देखिए उस स्टेप के डिवाइजर और रिमाइंडर में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। और आपको बताया है कि जब B और R1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा होगा वो A काम करने लगेगा, जो छोटा होगा वो B काम करने लगेगा। तो हम 3 को लिख सकते हैं क्या 2 × 1 + 1। ये हो गया आपका क्या A, ये हो गया B और ये हो गया Q और ये हो जाएगा R। दिख नहीं रहा होगा आपको मे बी, क्लियर हो रहा है। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और रिमाइंडर नहीं 0 होगा तो इस रिमाइंडर और इस बी में फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, थर्ड स्टेप फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिए, यदि क्या हो जाएगा R1 0 नहीं होगा उस कंडीशन में इस B में और इस R1 में क्या करेंगे, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। और जब अप्लाई करेंगे तो अपेंड 2 नंबर Q2 एंड R2 नाम दे दिए हैं। आप सेकेंड स्टेप में थर्ड स्टेप में आ गए हैं तो यहाँ क्वोशेंट का नाम पहले स्टेप के अलावा दूसरा लिखना होगा। पहले स्टेप में Q1 R1 तो इस स्टेप में Q2 R2, तो क्वोशेंट Q2 आएगा R2 आएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा A और ये था, इन्हीं दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने अप्लाई किया था B और R1 में। जब R1 0 नहीं होगा तो इसी स्टेप के B और R1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिया जाएगा। उस कंडीशन में क्वोशेंट Q2 आया और रिमाइंडर R2 आया। यदि R2 रिमाइंडर हो जाता है, इस स्टेप में आकर रिमाइंडर 0 होता है, तब HCF A और B का कौन होगा R1 होगा। ठीक ना, यदि R2 0 हो जाता है तो ये डिवाइजर इस स्टेप का ही क्या होगा, ओरिजिनल A और B का HCF हो जाएगा। देन R1 इज HCF ऑफ A एंड B। क्लियर। और यदि फिर R2 इस स्टेप में भी R2 0 नहीं होता है तो फिर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और उस स्टेप तक कंटिन्यू करते जाएंगे जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवाइजर ही ओरिजिनल दोनों नंबरों का क्या हो जाएगा, HCF होगा। बात ध्यान से सुनिए, ये पूरा चीज हम समझा दिए आपको। ध्यान से देखिए, 2 नंबर होगा, 2 नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। जब लेमा अप्लाई करेंगे तो उस स्टेप में क्वोशेंट और रिमाइंडर आ जाएगा। यदि उसी स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो इस स्टेप का डिवाइजर होगा उस स्टेप का डिवाइजर हो जाएगा, वही A और B का HCF हो जाएगा। लेकिन यदि रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में इस B उस स्टेप के डिवाइजर और रिमाइंडर में फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा होगा वो A मान लेंगे। ठीक है ना, इसी को A मानते हैं और रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा तो A हो जाएगा। फिर इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा B और R1 में अप्लाई करेंगे और B और R1 में अप्लाई करने के बाद फिर क्वोशेंट और रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर देखिए क्वोशेंट Q2 और रिमाइंडर R2 आ गया। यदि R2 इस स्टेप में 0 हो जाता है तब तो ये R1 में क्या होगा, A और B ओरिजिनल नंबर A और B का HCF हो जाएगा। लेकिन R2 यदि 0 नहीं होता है तो फिर हम R1 और R2 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। कहाँ तक चलेंगे, जहाँ तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस स्टेप का डिवाइजर ही ओरिजिनल दोनों नंबरों का क्या होगा, HCF होगा। ये बात तो हमने आपको समझा दिया और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक एग्जाम्पल कराएंगे इस पर और ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए फाइंड आउट करिए, फाइंड द HCF ऑफ 210 एंड 55। ठीक ना, क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ, चलिए इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द HCF of 210 and 55 by Euclid's
डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। ऐसे आप एचसीएफ निकालना जानते होंगे फैक्टराइज मेथड से, फैक्टराइजेशन से, बट यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा से जब लिख के आएगा तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही करना होगा। और इसमें आपको बताया गया है पहला कि जो दो नंबर होगा जिनका एचसीएफ निकालना होगा, उसमें जो बड़ा होगा वो ए हो जाएगा, जो छोटा होगा वो मतलब ये डिवाइडेंड और डी डिवाइडर होगा। तो इन्हीं के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, पहला स्टेप में होता है, देखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बिटवीन 210 एंड 55। क्या करेंगे हम 210 और 55 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको दिक्कत हो रही है, यहाँ पर डिवाइड करिए 210 55 कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम तो जाएगा नहीं, 3 टाइम जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 15, ठीक है, और ये आ जाएगा रिमाइंडर और ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर जब यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे 210 में, तो ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया कितना ए, जो आता है वो क्यू, जो ये आता है वो क्या कहलाएगा आर कहलाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए 210 और 55 यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, डिवाइड कर दीजिए। तो 210 को हम लिख सकते हैं बी क्यू, 55 और क्यू कितना होगा 3 प्लस आर, आर कितना हो जाएगा 45। बात समझ आया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, किसके किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। हर स्टेप पे डिवाइडर और रिमाइंडर में ही अप्लाई करते चले जाएंगे, कब तक, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो। तो अब फिर इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे। अगेन लिखिए, अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा between 55 and 45, ठीक है ना। अब 55 45 में अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा होगा वो एक ही जगह ले लेगा, मतलब 55 यहाँ होगा। जब 55 को 1 टाइम से डिवाइड करेंगे 55 इंटू 1, बी ये हो गया, ठीक है ना। जो बड़ा होगा वो ए बन जाता है, जो छोटा होता है वो बी होता है। ए इक्वल टू बी क्यू, क्यू एक ही बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया और यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे किसके किसके बीच, इसी स्टेप के डिवाइडर और रिमाइंडर में। फिर लिखिए अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बिटवीन किसके किसके बीच में 45 एंड 10, 45 और 10 में लगाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, जो बड़ा होगा एक ही जगह ले लेगा और ए में जो छोटा होगा 10 होगा, बी होगा। जब हम ए में बी से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 45 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 टाइम जाएगा, 10 इंटू 4 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर हम एक स्टेप और आगे चलेंगे, ठीक है ना, और आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अगला स्टेप कहता है अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बिटवीन किसके किसके बीच में अप्लाई करेंगे, हर स्टेप पे डिवाइडर और रिमाइंडर में अप्लाई करेंगे, फिर 10 और 5 में अप्लाई करना पड़ेगा, बिटवीन 10 एंड 5। तो जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए, दिख नहीं रहा है, नीचे एक लाइन और लिखना होगा। तो 10 इक्वल टू होगा 5 इंटू 2 प्लस 0,
ध्यान से देखिए, इन दोनों में जब अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा होगा वो ए की जगह आ जाएगा, जो छोटा होगा बी, और जब ए को बी से डिवाइड करेंगे जो 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसका डिवाइजर, ध्यान से देखिए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवाइजर ही क्या कहलाएगा, ओरिजिनल नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 कितना हो जाएगा, 5। ध्यान से देखिएगा, एक बार और चलते हैं, देखते हैं। जिन दोनों नंबरों का आपको एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है ना, उसमें क्या अप्लाई करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जब अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा होगा उसको ए, जो छोटा होगा बी। अब यदि 210 को 55 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 45 आएगा, उसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिख लेंगे। यदि इस स्टेप में 0 आ गया होता रिमाइंडर, तब तो यही 55 इसका क्या होता है, एचसीएफ होता, लेकिन 0 नहीं आया तो फिर इस रिमाइंडर और इस डिवाइजर में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया जाएगा। फिर यहाँ हमने लिखा अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 55 एंड 45। अब इसमें जो बड़ा होगा वो ए की जगह लेगा, जो छोटा होगा वो बी, मतलब जो बड़ा होगा डिवाइडेंड, जो छोटा होगा वो डिवाइजर। अब क्या होगा, डिवाइडेंड मतलब 55 को 45 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट 1 आएगा, रिमाइंडर 10, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से ये लिख देंगे। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यदि ये रिमाइंडर 0 होता तब तो 55 इसका क्या होता, एचसीएफ होता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फिर इस रिमाइंडर और इस डिवाइजर में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और 45 और 10 में अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 5, तो 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ भी रिमाइंडर नहीं 0 होगा तो प्रोसेस स्टिल कंटिन्यू रहेगा। और 10 और 5 में जब अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा तो 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। और ये जो 5 होगा, मतलब जहां रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवाइजर ही ओरिजिनल नंबर का एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ ऑफ 210 और 55 कितना आ जाएगा, दिस। आसान नाइस। चलिए, ये तो हो गया आपका कैसे एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय 2 फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे दो गिवन नंबर का एचसीएफ निकालते हैं हमने देख लिया। अब हम इसी पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65। इस पर किसका एचसीएफ निकालना है, 65 का, और किसका निकालना है, 170। लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निकालने के बाद इसको एक्सप्रेस कीजिए, लिखिए एल्गोरिथम एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म 65m प्लस 117m। मतलब ये हुआ कि जो एचसीएफ आएगा उसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है जहां m और n क्या है, एक इंटीजर है। चलिए तो देखते हैं। पहले तो क्या है, पहला पार्ट करता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। तो पहले हम एचसीएफ अप्लाई निकालने चलते हैं। एचसीएफ निकाल लेंगे तब तो हमारा काम होगा आगे वाला। चलिए कैसे एचसीएफ निकलेगा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, पहले जो नंबर दिया होगा उनमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो लिखिए अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 65 एंड 170, इसके बीच में अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा होगा वो ये, जो छोटा होगा बी, और आप क्या करोगे, बड़े को मतलब ए को बी से डिवाइड कर दोगे। तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स नहीं, 1 टाइम जाएगा। तो 65 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 52। चलिए तो ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 65 इंटू 170, 65 इंटू 1 प्लस 52, ये आ जाएगा। क्लियर हो रही बात है। अब यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और यहाँ रिमाइंडर नहीं 0 हुआ, तो आप क्या करेंगे, फिर
इस 65 और इस 52 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखिए फिर अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बिटवीन 65 एंड 65 एंड 52। ध्यान से देखिए, दो नंबर जो गिवन है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा हमेशा एक का वर्क करेगा, जो छोटा होगा वो डिवाइजर होगा। इस डिवाइजर से डिवाइडेंड को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 52 आ गया। रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फिर ये वर्क मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा अप्लाई करेंगे, और किसके बीच में? रिमाइंडर, इस स्टेप के रिमाइंडर, इस स्टेप के डिवाइजर के बीच में। तो ये हो जाएगा 65, यहाँ भी 1 टाइम्स जाएगा, तो 65 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर आएगा रिमाइंडर कितना? 30। कितना आएगा रिमाइंडर? 13 आ जाएगा। इसको स्टेप 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो 52 और 13 में अप्लाई किया जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई करिए, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बिटवीन, किसके बीच में? 52 एंड 30। अब 52 और 30 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, तो जो बड़ा होगा 52 और जो छोटा होगा 13, मतलब जो बड़ा होगा डिवाइडेंड, जो छोटा होगा डिवाइजर। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो टोटल 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और अभी आपको बताया गया है कि जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवाइजर ही एचसीएफ हो जाएगा। देयरफॉर जो एचसीएफ हो जाएगा किनका? 65 और 117 का, वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये तो जो आधा क्वेश्चन था उसको हमने कर दिया, जो हाफ क्वेश्चन था वो हो गया है। ये एक ऐसा नंबर होगा 13, वो बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है ना, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा एक साथ। इससे बड़ा कोई भी नंबर जो आप लेंगे तो इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। एचसीएफ की यही तो डिफिनीशन है। एचसीएफ की क्या डिफिनीशन है? एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है, वो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उन दोनों का, मतलब वो ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा जो दोनों को डिवाइड करे। इससे कोई बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। यदि कोई नंबर बड़ा मिलेगा भी तो किसी एक को डिवाइड करेगा तो दूसरे को नहीं, दूसरे को करेगा तो पहले का नहीं। ये सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करेगा। तो ये एचसीएफ निकल गया है। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि इस फॉर्मेट में मिस 13 को किस फॉर्मेट में चेंज करना है? इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो ध्यान देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों में जब एचसीएफ आ जाए तो एक स्टेप, जहां एचसीएफ आया उस स्टेप में नहीं, थर्ड में आया तो सेकंड में आ जाइए और सेकंड से 13 की वैल्यू लिखिए। तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम सेकंड 13 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसको उधर लेके जाओ, कुछ बिना मल्टीप्लाई करिए, 65 माइनस 52 इंटू 1 होगा, हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हो रहा है? आप 13 की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा बिना मल्टीप्लाई हुए। ऐसा नहीं है कि आप 1 छोड़ देंगे, 1 को भी लिखेंगे साथ में, 52 इंटू 1, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो गया। इसके बाद से क्या करेंगे, ये चूंकि हमको चेंज करना है किसमें? 65 में और 117 में, तो 65 और 117 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि और उससे पीछे जाते हैं और वहां से जिसको हटाना है, हमको 65 में तो लाना है, 65 तो हटाना नहीं होगा, 117 में कन्वर्ट करना है और 52 तो लाना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेप का 52 की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो यहाँ से 52 की वैल्यू क्या होगी? 117 माइनस 65 इंटू 1। तो आप देखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट 52 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 117 माइनस 65 इंटू 1, फ्रॉम फर्स्ट कितना हो जाएगा? अब होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ 52 इन 4। ध्यान से देखिए, पहले वाले इक्वेशन से 52 की वैल्यू निकालेंगे। 52 की वैल्यू क्या होगी? 117 और ये इधर जाएगा तो 65 इंटू 1। इसको उठा के इस 52 की जगह रख दो,
इस 4 में, तो हो जाएगा 13 इक्वल टू 65 माइनस 52 की जगह 117 माइनस 65 इंटू 1 यहाँ था। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई 65 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 117, ये क्या हो जाएगा प्लस 65 इंटू 1, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 65 इंटू 2 माइनस 117, और यहाँ हो जाएगा 65 इंटू 2, और इसको लिख सकते हो 170 इंटू माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। ध्यान से देखिए, माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही आएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, इस माइनस से करोगे तो ये प्लस, ये 65 इंटू 1 है, मतलब एक 65 ये, एक 65 ये, दोनों को ऐड कर देंगे तो 265 आ जाएगा, और माइनस ऑफ 17 आया ही, इस माइनस ऑफ 17 को क्या लिख सकते हो, 117 माइनस 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। अब हम देख रहे हैं कि 13 को हमने एक ऐसे एक्सप्रेशन में डिनोट किया जिसमें 65 है, 117 है, और यहाँ पर अब क्या करोगे, 65 m को 2 को m लिख देंगे, और माइनस 1 को क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, और लिख देंगे कि वेयर m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू माइनस 1, हो गया। वेयर, यही तो लिखना था, कह रहा था कि एचसीएफ फाइंड आउट करो, और जो 13 आएगा तो एचसीएफ आएगा उसको एक्सप्रेस करो इस फॉर्मेट में जहां m और n इंटीजर है, हम नहीं लिखेंगे, लिख लीजिएगा वेयर m एंड n आर इंटीजर। तो हम देख रहे हैं कि हमने 35 को हमने इस तरह चेंज कर लिया, और यहाँ पर जो 65 का कोएफिशिएंट है वो भी इंटीजर है, 117 का जो कोएफिशिएंट है वो भी इंटीजर है। तो ध्यान से देखिए, ये प्रोसेस तो आप समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन निकालना है तो जिस स्टेटमेंट एचसीएफ आता है उससे आप क्या करते चले जाइए, एक स्टेप थोड़ा सा पीछे आइए, और वहां से 13 की वैल्यू उठा के निकालिए, तो 13 की वैल्यू क्या होगी, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर 52 नहीं चाहिए था, हमारा एक्सप्रेशन तो ऐसा चाहिए था, 117 में 65 तो चाहिए था, लेकिन 52 नहीं चाहिए था, उससे पीछे वाले स्टेप में जाओ, यहाँ से 52 की वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ 52 की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 52 की वैल्यू आएगा, इसको इधर करोगे तो 65 इंटू 1, और उसको उठा के ये निकाल चुके हैं, इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इस 52 में रख देंगे। 52 की वैल्यू फर्स्ट से निकालेंगे, 117 माइनस 65 इंटू 1 हो जाएगा, जो यहाँ निकाल चुके हैं, और इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे 4 में, 52 की, क्योंकि 52 की वैल्यू नहीं चाहिए थी, 52 की जगह रख देंगे, और इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर, ध्यान से देखिएगा, एक चीज गड़बड़ मत कीजिएगा। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, 117 माइनस 65 कर देंगे, नहीं, जो जैसा है वैसे ही रहने दो, केवल मल्टीप्लाई करो, कहीं प्लस माइनस मत करो इसमें। तो माइनस करोगे तो माइनस, यहाँ माइनस करोगे तो प्लस, और ये 1 से करोगे तो वही आने था, और माइनस से करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 65 जोड़ दोगे तो 65 इंटू 2, और ये माइनस 117, और इस माइनस 117 को प्लस 117 माइनस लिख सकते हैं। अब कोई भी बच्चा आपको मैथमेटिशियन ना बनने लगे कि नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ इसको माइनस कर देते, ऐसे नहीं आएगा। आप जो चीज लाना है उसको वैसे के वैसे छोड़ते जाओ और कन्वर्ट करते जाओ। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जिसका नाम है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहला क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक हो गया आपका, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार दो बार देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आरडी शर्मा में मिलेगा, एनसीईआरटी में भी होगा भी नहीं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन। मैं फिर कराऊंगा, एक दिन क्लास में लेकर आऊँगा बढ़िया क्वेश्चन रियल नंबर से, नंबर सिस्टम से। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है लेट बी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर,
प्राइम नंबर मतलब जानते हैं जिसका फैक्टर 1 हो और सेल्फ हो, इसके अलावा कुछ ना हो, जिसके केवल दो फैक्टर कौन 1 और सेल्फ, जैसे 3 प्राइम है क्योंकि इसका फैक्टर 1 होगा और 3 होगा। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 1 इसका फैक्टर 1 होगा और 5 होगा। तो प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा भी चुका हूँ, देख लीजिएगा। और ये जो है ये जो है ये कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, p एक प्राइम नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर हो और इफ a डिवाइड्स p स्क्वायर, नहीं p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। ध्यान से देखिएगा, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्लियर है कि p a को भी डिवाइड करेगा। कब? जब p प्राइम होगा तब ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल में ध्यान से देखिए, 3 डिवाइड करेगा किसको? 3 के स्क्वायर, भाई ये 9 आएगा तो 9 को 3 डिवाइड कर देगा। ये देखो डिवाइड्स का साइन है, ध्यान से, वर्टिकल लाइन मतलब इसको क्या पढ़ते हैं? डिवाइड्स। ध्यान से देखिएगा, ये क्या पढ़ते हैं? वर्टिकल लाइन मतलब डिवाइड्स। 3 डिवाइड्स 3 स्क्वायर मतलब 3 क्या होगा? ये 9 को डिवाइड कर देगा। तो सीधी सी बात है कि 3 डिवाइड करेगा इस अंदर वाले जिसके भी स्क्वायर को, इसका स्क्वायर 9 होगा तो 9 को 3 तो डिवाइड ही कर देगा, नहीं डिवाइड कर देगा। तो यदि 9 को डिवाइड कर देगा मतलब 3 का स्क्वायर है वो उसको डिवाइड कर देगा, तो क्लियर है कि 3 को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियस है कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बोलो, ये भाई 9 हुआ, 9 को 3 डिवाइड कर देगा और 3 डिवाइड कर देगा तो हम देख रहे हैं कि जब 9 को डिवाइड कर रहा है तो अंदर वाले को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही 4 है डिवाइड्स 8 है, 4 डिवाइड करेगा 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 64। 4 डिवाइड करेगा ना 16 टाइम जाएगा। हम देख रहे हैं कि सॉरी ये तो प्राइम नहीं, 2 प्राइम नंबर है। 2 8 के स्क्वायर को, 8 का स्क्वायर 64, 2 64 को डिवाइड कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि 2 अंदर वाले को भी डिवाइड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो वही कह रहा है यदि इधर कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ध्यान से देखिए, कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ये याद रखिएगा। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इस पर एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, उसको हम कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, याद रखिएगा। अब चलिए आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। बहुत बार आता है और ये बहुत टफ भी लगता है आपको, लेकिन ध्यान से सुनिए। प्रूफ करना है प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल नंबर है। इसको चलते हैं प्रूफ करने, देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो इसको कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूफ करते हैं और इसके लिए हमको मानना पड़ता है पहले कि √3 क्या है, बताइए। √3 एक रेशनल नंबर है और उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ से आते हैं प्रूफ पे, लीजिए। लेट अस सपोज दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया √3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये बताइए यदि √3 रेशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देखिए, therefore √3 is written in the form of p/q। बोलो, यदि मान लिए कि √3 रेशनल है तो सीधी सी बात है कि इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि रेशनल का डिफिनीशन ही है। रेशनल में क्या होता है? कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। therefore √3 हो गया p/q। देखिए, where p and q are integers and p and q have no common factor। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि p और q इंटीजर होगा तभी ये रेशनल होगा, ये बात तो आप समझ में।
ये क्या लिखा हुआ, P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर। इसमें P और Q में क्या कॉमन फैक्टर, मतलब ये हुआ कि जैसे आप 2/4, ये भी रैशनल है लेकिन हमको ऐसे नहीं लिखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2। अब देखो 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट यहाँ पे लिखिए P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ 2 और 4 में कॉमन फैक्टर है 2, लेकिन यहाँ 1 और यहाँ 2 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। एक तो 1 में है तो 1 को छोड़ो, 1 वाली बात छोड़ो, 1 वाली केस हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2/4 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा। तो हम यहाँ पर जो P/Q लिए हैं हम इस फॉर्म में नहीं लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे, इस फॉर्म में लेंगे जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ देखो 1 भी कॉमन फैक्टर होगा दोनों में, 2 भी होगा, तो इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। हमने √3 को P/Q में लिखा है, लेकिन यहाँ P/Q इस फॉर्मेट में है ना कि इस फॉर्मेट, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कैंसिल करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज कर लेते हो ना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख लिया। हमने लिख लिया कि P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब ये बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, ये √3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई Q = P² हो जाए, मल्टीप्लाई ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 3 √3 का स्क्वायर 3, Q का स्क्वायर Q² और ये हो जाएगा P²। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, ये 3 डिवाइड्स P²। क्यों भाई, इसलिए एसेंस 3 डिवाइड्स 3Q²। भाई ये तो 3 से डिविजिबल है ना, क्यों है, क्योंकि 3 तो इसका फैक्टर दिख रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड करो तो P² आएगा। यदि 3 से ये डिविजिबल है तो ये डिवाइड्स होगा तो ये भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। 3 डिवाइड्स P², क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड्स करेगा किसको, 3Q²। यह भी बताया है कि यदि ये प्राइम नंबर है और किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 डिवाइड्स P, क्या करेगा, 3 डिवाइड्स P। अभी पिछला थ्योरम बताए हैं, यहाँ पर लिखिए, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से 3 यदि P² को डिवाइड करेगा तो 3 P को भी डिवाइड करेगा। और एक चीज बताइए कि यदि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो इसका मतलब 4 को हम 2 × 2 लिख लेंगे। यदि 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो हम 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिख लेंगे। मतलब ये हुआ कि यदि कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो बड़े वाले नंबर को उस नंबर के मल्टीपल में, किसी इंटीजर के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं हमेशा। देखो जैसे 3 डिवाइड करेगा 15 को, तो हम 15 को क्या लिख सकते हो, 3 × 5। यहाँ पर ये सारे नंबर क्या दिख रहे हैं आपके, इंटीजर दिख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब यदि 3 डिवाइड कर रहा है P को, तो हम P = क्या लिख सकते हैं, 3 × K लिख लीजिए, where K is a पॉजिटिव। यदि 3P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तभी तो डिवाइड करेगा। डिवाइड कर रहा है मतलब 3 का मल्टीपल, और 3 का मल्टीपल है तो उसको 3 × K में लिख सकते हैं, जहाँ K क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो 15 क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो उसको 3 × 5 लिख सकते हैं। यदि 4 2 से डिवाइड होगा तो 4 क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तो उसको 2 × 2 लिख सकते हैं। यदि 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो 8 2 का मल्टीपल होगा, 2 × 3। तो ये देख रहे हैं कि जो भी है पॉजिटिव इंटीजर आ जा रहा है। यदि 15 क्या होगा, मतलब 15 3 का मल्टीपल मतलब 3 × कोई इंटीजर, 4 2 का मल्टीपल मतलब 2 × इंटीजर, 8 क्या होगा, 2 का मल्टीपल मतलब 2 × इंटीजर। इसी तरह यदि 3P को डिवाइड कर रहा है मतलब P क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, और P 3 का मल्टीपल होगा, तो P को 3 × K के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ K क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब चलिए ध्यान से देखिए, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब ये एक नंबर ले लीजिए और इस एक नंबर में ही P की वैल्यू रखिए। देखिए 14 का वैल्यू ऑफ P = 3K इन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट में रखोगे तो 3Q²
और p की जगह रख दो, p की जगह क्या लिख देंगे हम 3k, 3k का स्क्वायर 3q स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दो q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब चूंकि k तो एक इंटीजर है तो k स्क्वायर भी इंटीजर होगा, k स्क्वायर इंटीजर होगा ये, तो हम देख रहे हैं कि ये 3 इंटू एक इंटीजर तो ये 3 का मल्टीपल होगा, दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। क्यों भाई, क्यों, ये तो 3 से डिविजिबल है, सिंस 3 डिवाइड्स 3k स्क्वायर। यदि ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से दिख ही रहा है भाई, ये इंटीजर था, k क्या था, एक इंटीजर था, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, मतलब ये 3 का मल्टीपल आ गया, 3 इंटू इंटीजर मतलब 3 का मल्टीपल, ये 3 से डिवाइड होगा और यही चीज इसके इक्वल है, 3 डिवाइड्स होगा q स्क्वायर के, और यदि 3 q स्क्वायर के को डिवाइड करेगा और 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 डिवाइड करेगा किसको, q को भी डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज दैट 3 इज ए फैक्टर ऑफ q। ये भी बात सही है, यदि 3 q को डिवाइड करेगा तो 3 क्या होगा, q का एक फैक्टर होगा। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर 3 डिवाइड करेगा p को, तो आप यहाँ पर एक लाइन बढ़ा सकते हो, यहाँ बीच में ध्यान से देखिएगा, बीच में अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसी जगह लिखने का, देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। ध्यान से देखिए, यहाँ छूट गया था, यदि क्या होगा 3 करेगा p को डिवाइड्स तो p 3 का मल्टीपल होगा, या ये कह सकते हो कि p का 3 एक फैक्टर होगा, मतलब 3 क्या होगा, p का फैक्टर होगा, देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। यदि 3 डिवाइड कर दिया q को तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, 3 क्या होगा, q का फैक्टर हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या दे लिखा है, p and q have no common factor other than 1, p और q के फैक्टर कोई नहीं होगा, केवल 1 होगा, मतलब 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। और चूंकि हमने तो दिखा दिया कि क्या हो गया, p और q का 3 फैक्टर हो गया, मतलब ये हुआ, और प्रोसेस तो सब सही हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे सपोजिशन को, और हमारा सपोजिशन क्या है, कंट्राडिक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो हम शुरू में माने हैं वही गलत मान चुके हैं कि q √3 इज ए रैशनल नंबर। देखिए, देयरफॉर 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p and q which contradicts our supposition, ठीक है। √3 is a common factor of p and q which contradicts our supposition, therefore √3 is not a rational नंबर। और ये बताइए कि यदि कोई नंबर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, therefore √3 is an irrational number। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा टफ है, शुरू में टफ समझ में आएगा लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, इसको ध्यान से देखिए। प्रूव करना था कि √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो ये बताइए हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या करता है कि जो चीज प्रूव करना होता है उसी के उल्टा उसको सपोज कर लेंगे। तो इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल मान लेंगे, यदि ये रेशनल होगा तो p/q के फॉर्म में होगा। अब हमने मान लिया कि p/q के फॉर्म में तो होगा और p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ये हम मान के चल रहे हैं। जब ये मान के चले तो q का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये q क्या था, इंटीजर था, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, मतलब 3 इंटू इंटीजर मतलब ये 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, यदि ये 3 से डिवाइड होगा तो p स्क्वायर भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 3 डिवाइड से पढ़ते क्या है, 3 डिवाइड से, डिवाइड की लाइन 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, मतलब 3 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि 3q स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 3q स्क्वायर के इक्वल ही तो p स्क्वायर है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो 3 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। अब 3 को
3 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। 3 क्या हो जाएगा p का फैक्टर होगा, तभी 3p को डिवाइड करेगा। याद रखिएगा, कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है मतलब वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 3 क्या होगा p का फैक्टर होगा, और यदि 3 p का फैक्टर होगा तो p को हम 3 into k लिख सकते हैं, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको समझाए थे कैसे p को 3k लिखेंगे, जहाँ k पॉजिटिव इंटीजर है। यदि किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, जैसे 3p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 में एक क्या होगा, p में 3 फैक्टर होगा, और यदि p में 3 एक फैक्टर होगा तो 3 को अलग कर सकते हैं और बगल में एक नंबर आ जाएगा, उसी को हमने क्या बोल दिया, वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये समझा चुके हैं। अब p इक्वल टू 3 क्या आ गया, इस p इक्वल टू 3 को फर्स्ट में रख दो p की जगह पर, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आएंगे तो यहाँ आ जाएगा, हम देख रहे हैं कि फिर ये 3 into k स्क्वायर, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा 3 से q स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। यदि 3 को q क्या करेगा q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3q को भी डिवाइड करेगा। कहाँ से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक्स से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। और 3 यदि q को डिवाइड करेगा तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q होगा, 3 क्या होगा q का फैक्टर होगा। अब यहाँ से 3 p का भी फैक्टर, 3 q का भी फैक्टर, मतलब 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। और पहले ही मान चुके हैं कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब हमारे सपोजिशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, और कंट्राडिक्ट करने का मतलब जो हम मान चुके हैं वो गलत मान चुके हैं। मतलब ये हुआ कि जो √3 है इज नॉट ए रेशनल नंबर। यहाँ पे लिख दिया इट कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, देयरफॉर आपका सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये कंट्राडिक्शन मेथड्स था। तो आप प्रैक्टिस करिएगा √2 के लिए, √5 के लिए, √7 के लिए, ऐसे ही सॉल्यूशन लिखे जाएंगे। मैं कल फिर लेके आऊँगा 4-5 अच्छे क्वेश्चन, और आपको बताऊंगा कि अभी तो बताना है आपको कि एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलेगा, और इसके बाद से लगभग आपका ये रियल नंबर खत्म हो जाएगा। कल मैं आऊँगा तो कुछ बढ़िया क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन है उसको लेकर आऊँगा, और आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे तुरंत वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। और नहीं तो आप अपनी समस्या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी तरह जिस माध्यम से मुझे सब पहुंचाना हो सब समझाइए। और वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए थैंक यू।